चलें जी, वेलकम। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है। आई हैव अ वेरी बैड सॉर थ्रोट और ठीक है, बुखार भी है मुझे। ठीक है, हल्का सा, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपके 2 दिन जो है वो काम की वजह से क्लासेस मिस हुई थी, तो आई शुड बी गोइंग अहेड विद दिस क्लास। और टॉपिक हमारा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो सीपेक और BRI है। ठीक है, BRI का पुराना नाम जो था वो था OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब उसका नया नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। BRI के अंडर जो है वो सीपेक है। ठीक है, BRI के अंडर 7 डिफरेंट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जिसमें से एक कॉरिडोर जो है वो सीपेक है। ठीक है, इस वजह से जब भी हम सीपेक की बात करेंगे या जब भी हम सीपेक के अंडरलाइन मोटिव्स देखेंगे, तो वी कैन से दैट दोज अंडरलाइन मोटिव्स आल्सो अप्लाई टू BRI। यानी कि BRI की भी वही सिमिलर जो है वो मोटिव्स होंगे। तो इस वजह से अगर आपको BRI पे सवाल आता है, सीपेक के ऊपर सवाल आता है, उनके सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स के ऊपर अगर आपको सवाल आता है, तो तकरीबन दोनों का सिमिलर आंसर होगा। सीपेक के अंदर जरा आप पाकिस्तान को जो है वो सेंटर स्टेज पे रखेंगे, और BRI के अंदर आप उसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो लेंगे। तो अगली स्लाइड करिएगा। अच्छा जी, सीपेक 2013 में जब साइन हुआ, और उसके बाद से जब से उसके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है, सीपेक के बारे में हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी ब्यूरोक्रेसी और जितना लिटरेचर है आपका, वहां पे तकरीबन एक ही बात हो रही है। और वो बात क्या हो रही है कि सीपेक इज अ गेम चेंजर। हर किसी से आप जिससे भी बात करेंगे, हर कोई जो है वो इसी से ही बात शुरू करेगा कि जी सीपेक जो है वो एक गेम चेंजर। अब गेम चेंजर तो सीपेक वाकई ही बनता है। अब आप खुद देखें, एक मुल्क जहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इशू है, जहां पे आपके पास एनर्जी का इशू है, ठीक है, जहां पे आपके पास जो है बिजनेस इंडस्ट्री नहीं है, जहां पे आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां पे अगर एक मुल्क कमिट करता है कि वो तकरीबन तकरीबन $60 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगले 15 सालों के अंदर इनिशिएट करेगा, और उससे ना सिर्फ हमारे एनर्जी के मसले खत्म होंगे, बल्कि हमारे पास एक प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज होंगी, हमारे पास जो है कारखाने लगे हुए होंगे, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी होगी। तो इस वजह से हम लोग सीपेक को एक गेम चेंजर कहते हैं। गेम चेंजर इसलिए कहते हैं कि सीपेक की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर इन अ डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है इसकी इन्वेस्टमेंट जो है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स इसके अंदर है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जो कि हम लोग जिसके ऊपर कंप्लीट भी नहीं कर पाए जिसको टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से, वो है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आ जाओ। ठीक है जरा, शुक्रिया यार, इधर करते थोड़ा सा। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, बहुत मेहरबानी यार। जी सॉरी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो हमने तकरीबन शुरू में हमने कहा था कि देयर विल बी 6 इकोनॉमिक जोन जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो 6 से बढ़ा के 9 कर दिए गए। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी स्टेट ने भी कुछ वादे किए वैसे चाइनीज को, लेकिन ये वादे जो हैं अभी तक इनके ऊपर बहुत ही सुस्त रवि से काम हो रहा है, और अभी तक जो है हम इसके ऊपर प्रॉपरली स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई भी शुरू नहीं कर सके। 2022 के वादे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, लेकिन अब वो 2022 से आप ये देख लेंगे 2027 पे चला गया है मामला। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट जो कि हमारी तरफ से दिखाया जाता है, या दिस इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो कि हम लोग पोर्ट्रे कर। ठीक है, आगे चलिएगा। अब ये जो है जरा इसको स्लाइड को ये उधर नजर आ रही है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है, स्लाइड जिस तरह की हुई है। चले, एनीवेज मेरे लिए तो सही है। अच्छा, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड है, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है,
with regards to CPEC, वो है the underlying motives behind। अब आप मुझे ये बताएं कि बैठे बैठे चाइना का आपके लिए कोई प्यार तो नहीं जाग गया होगा ना कि उन्होंने सीपेक उठा के शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम ऐसे ही जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ऐसे ही कंसेशनल लोन दे देते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ अंडरलाइंग मोटिव्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से चाइना खुद भी कंपेल हुआ, चाइना खुद भी फोर्स हुआ कि चाइना जो है वो सीपेक के प्रोजेक्ट को शुरू करे और सीपेक को फुल फ्लेज अथॉरिटी के साथ पाकिस्तान में चाइना की मोटिव्स की वजह से ही शुरू किया जाए। ठीक है, अब जिसमें सबसे पहला जो मोटिव है और जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है, वो है साउथ चाइना सी। ठीक है जी, अब साउथ चाइना सी जो है वो एक सी है जो कि इंडियन ओशन के अंदर है। ठीक है, और साउथ चाइना सी के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा पावर कंपटीशन चल रहा है चाइना का मुख्तलिफ मुमालिक के साथ। ठीक है, और साउथ चाइना सी के जरिए ही चाइना की मेजर इंपोर्ट्स, ऑयल, बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना को मौसूल होते हैं। तो साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से चाइना की जो हेजेमनी है उसको ब्रेक किया जा सके या उसको रोका जा सके। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ है कि चाइना को जब से ये नजर आया कि हो सकता है कि फ्यूचर में जाके जो है वो साउथ चाइना सी को डिरेल किया जाए या साउथ चाइना सी कभी ब्लॉक हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क के अंदर ऑयल ही खत्म हो जाए, या ऐसा ना हो कि हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंटायर नेटवर्क है वो ही बैठ जाए। तो चाइना ने क्या सोचा, चाइना ने ये सोचा कि क्यों ना हम दुनिया के साथ बाय रोड कनेक्ट हो जाए, क्यों ना हम दुनिया के साथ जो है वो बाय रोड कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाए, ताकि फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर अगर हमें साउथ चाइना सी का कोई इशू फेस भी करना पड़ता है या हमें कोई प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है तो वो हम क्या कर सकें, हम उसको बाईपास कर सकें और हम बाय रोड जो है वो दुनिया के साथ ट्रेड और दुनिया के साथ जो है वो तिजारत कर सकें। तो रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस या रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन साउथ चाइना सी इज वन ऑफ द बेसिक अंडरलाइंग मोटिव्स जिसकी वजह से चाइना ने जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने एम्बिशियस किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो पूरे दुनिया में शुरू किए। अच्छा जी, अब दूसरी चीज क्या है, देखिए देयर इज वेरी लिटिल डाउट, देयर इज वेरी वेरी लिटिल डाउट दैट चाइना इज ग्रोइंग। ठीक है, चाइना ग्रो कर रहा है, हम सबको पता है कि चाइना ग्रो कर रहा है और चाइना बड़े रैपिड पेस के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहा है। अब इसके साथ साथ ये भी है कि ग्रोथ के साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि नहीं भी ग्रो कर रही। ऐसा ही होता है, अब व्हेन यू आर ग्रोइंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी इंडस्ट्री ऑफ योर्स टू बी ग्रोइंग एट द सेम पेस जिस पे आपका मुल्क ग्रो करे। अब चाइना का भी एग्जैक्टली सेम मसला, चाइना हैज ओवर प्रोडक्शन इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, ओवर प्रोडक्शन है इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, और वो कौन सी इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री है सीमेंट की, वो इंडस्ट्री है स्टील की। अब आपके सामने स्लाइड के ऊपर फ्लैश हुआ है कि मैंने दो इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स लिखे हुए हैं, स्टील इंडस्ट्री के हवाले से और सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से। अब दुनिया का 50% स्टील जो है वो कहां पे पाया जाता है, 50% स्टील दुनिया का पाया जाता है इन चाइना। ठीक है, और वो तकरीबन जो है 800 मिलियन टन बनता है पर एनम, चाइना की अपनी प्रोडक्शन है स्टील। लेकिन क्या हुआ है, क्योंकि चाइना एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्रोथ के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है, 800 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन में से डिमांड जो है वो 400 मिलियन मेट्रिक टन पे आ गई। ठीक है, अब जो बाकी 400 मिलियन मेट्रिक टन है उसके लिए उनको कोई मार्केट चाहिए, और आपको पता है कि स्टील जो है इट इज अ वेरी हेवी कमोडिटी स्टील, और बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा मैस होता है स्टील का। अब स्टील को जो है आप बाय एयर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, स्टील स्टील का जो सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि उसको बाय रोड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसी वजह से चाइना जो है इट वाज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग सीपेक, इट वाज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग बीआर, एंड द सेम स्टैटिस्टिक आपके सामने जो है वो सीमेंट के भी रखे। अच्छा मुझे जरा 2 मिनट दें, आई विल बी राइट बैक, गिव मी 2 मिनट्स। कि हमने ओवर प्रोडक्शन को कहां पे जो है
वो सेटल इन करना है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप लोगों को बिल्कुल नोट करना चाहिए, वो है द एग्रीकल्चरल विजन ऑफ सीपेक। ठीक है, जहां पे चाइना ने सीपेक बना के या बीआरआई बना के, चाइना वाज ट्राइंग टू एंश्योर फूड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड इंपोर्ट्स। अब ये जो नीचे स्टैट लिखा हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये देखेंगे चाइना और अमेरिका का साइज जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम। ठीक है, रकबे के लिहाज से, लैंड के लिहाज से चाइना एंड यूएस आर ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन जो चाइना का फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड जो है चाइना का, या एरेबल लैंड जो है, या एग्रीकल्चरल लैंड जो है चाइना का, दैट इज ओनली 10% ऑफ यूएसए। जबकि आबादी जो है वो 4 गुना है अमेरिका से। अब आप खुद सोचे ना, अब चाइना और अमेरिका का कंपटीशन है, ठीक है, इट इज अ ग्रेट कंपटीशन, लेकिन आपके पास सिर्फ 10% उसका एग्रीकल्चरल लैंड है और 4 गुना ज्यादा आबादी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जब इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था, चाइना वाज यूजिंग अप द एग्रीकल्चरल लैंड फॉर अर्बनाइजेशन पर्पसेस, जैसे कोई भी मुल्क करता है। पाकिस्तान, हमारे पास भी जो फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इट इज एंडिंग, खत्म हो रहा है तेजी से। तो इससे क्या हुआ कि चाइना की फूड इंपोर्ट जो है वो तकरीबन तकरीबन 157 से 160 बिलियन डॉलर्स पर एनम की हो गई। 157 से 160 बिलियन डॉलर का सिर्फ खाना हर साल चाइना इंपोर्ट। तो फिर क्या किया चाइना ने? ये जो रोड नेटवर्क बनाया सीपेक का और बाकी जितने भी कॉरिडोर्स हैं बीआरआई के, चाइना का मकसद क्या था? चाइना का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से हम लोग जो है वो चीप फूड ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकें या चीप इंपोर्ट कर सकें। अब ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है जी कि हम लोग जो है इस इतनी बड़ी डिमांड को केटर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आप इसका सिर्फ और सिर्फ 10% भी टैप इन कर पाए इस नंबर का, तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ज्यादा बूम कर सकता है और आपको कितना ज्यादा इससे फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये फायदा जो है वो बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, वो जो है इसका फायदा सारा उठा है। तो पाकिस्तान नीड्स टू बी श्योर कि अगर आपने चाइना के साथ कोऑपरेशन में आगे बढ़ना है, तो एग्रीकल्चर जो है वो उसका एक स्ट्रॉन्ग पिलर होगा। एग्रीकल्चर वुड बी वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। आगे करिएगा स्लाइड। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है, चाइना इज अ बिग बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल। चाइना का ऑयल जो है वो बहुत मुल्कों से आता है और चाइना को ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है इन ऑर्डर टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इन ऑर्डर टू कीप द कंट्री रनिंग। अब वो नॉर्मली जो है वो आता है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये पढ़िएगा, मलाक्का स्ट्रेट आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, मलाक्का स्ट्रेट से। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने आज एक तो मलाक्का स्ट्रेट की लोकेशन देखनी है, इसके साथ साथ आपने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैन भाई लिख दीजिएगा, ये मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दो स्ट्रेट्स जो हैं इनके ऊपर वीडियोस भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, लेकिन ये दो स्ट्रेट्स आपने लोकेशन देखनी है इनकी, और आपने इनकी वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस देखनी है कि मलाक्का स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो है वो रूट जो चाइना की एक्सपोर्ट का है वो क्या है कि बीजिंग उनका कैपिटल है, बीजिंग से गुड्स मूव करते हैं शंघाई की तरफ। शंघाई उनका दूसरे कोने में शहर है बिल्कुल। शंघाई से फिर वो इंडियन ओशन में जाते हैं, मलाक्का स्ट्रेट की तरफ जाते हैं, और फिर वो यूरोप और बाकी मुल्कों की तरफ जाते हैं। अब ये जो टोटल डिस्टेंस बनता है इसकी एक्सपोर्ट का, वो तकरीबन तकरीबन 13,000 किलोमीटर का बनता है, 13,000 किलोमीटर का। इमेजिन करें, जो कवर किया जाता है जस्ट टू एक्सपोर्ट गुड्स। और ये जो 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर किया जाता है 21 से 28 दिनों के अंदर। 21 से 28 दिनों के अंदर।
तो अगर आपका ऑयल इंपोर्ट भी कर रहे हैं या चाइना ने कोई एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो चाइना का बाय सी जो है, ये सारा जो है वो टाइम लगता है। अब चाइना अगर इसके ऊपर ही इसके बदले में गवादर को यूज करने लग जाए या गवादर को इस्तेमाल करने लग जाए, ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये डिस्टेंस जो है, जो कि तकरीबन 13,000 किलोमीटर का है, ये रिड्यूस होके 4,000 किलोमीटर पे आ जाता है। और जो टोटल ट्रांजिट टाइम है, जो कि तकरीबन पहले महीना लगता है, गवादर यूज करने से सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 डेज लगेंगे फॉर द गुड्स टू रीच चाइना। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि चाइना जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है गवादर के। लेकिन यहाँ पर भी हमारी नाअहली है, यहाँ पर भी हमारे मसले मसाइल हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह इन्विजन किया था गवादर की ग्रोथ को, या चाइना ने जिस तरह इन्विजन किया था गवादर की ग्रोथ को, उस तरह हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवादर के अंदर वो अभी भी स्टेलमेट में है। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इशू पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स की तरफ से, जो पाकिस्तान अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि चाइना के साथ थोड़ी सी हमारी मिसकमिटमेंट्स हुई हैं। हम लोग एसईजीज जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, हमने चाइना के साथ मिसकमिटमेंट भी की हैं। तो चाइना हमारा अभी तो आयरन क्लैड पार्टनरशिप है, अभी तो चाइना हमारे साथ हर लिहाज से मदद कर रहा है। लेकिन वो मदद कब तक रहेगी, जब उनको यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी सामना है और यहाँ पे उनको इनएफिशिएंसी का बहुत ज्यादा सामना। अब अगला फैक्टर है जी, टू स्टिम्युलेट ग्रोथ इन जिनजियांग। ठीक है, जिनजियांग क्या है जी? जिनजियांग इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन उसका उर्दू जो है वो सिंकियांग है। ठीक है, जिनजियांग इज दैट प्रोविंस जहां पे जो है, जो कि बॉर्डर करती है पाकिस्तान और जिसके दुनिया के 8 मुल्कों के साथ बॉर्डर है। जिनजियांग के 8 मुल्कों के साथ बॉर्डर है। इमेजिन करें कि एक सूबे के 8 मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं। और जिनजियांग जो है, दिस इज अ पुअर एरिया। ठीक है, और ये बहुत बहुत बड़ा सूबा है उसके लैंड के हिसाब से। अब 16% ऑफ चाइना की टेरिटरी अगर आप इकट्ठी करें तब जिनजियांग बनता है। और 16% ऑफ द टेरिटरी होने के बावजूद इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ चाइना। इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ चाइना। 90% जो है चाइना के, जो जो लोग पुअर क्लासिफाई होते हैं इस टाइम पे, दे लिव इन जिनजियांग। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये वही जिनजियांग है जहां पे चाइना को एक्यूज किया जाता है कि चाइना जो है वो उइगर मुसलमान हो गए। आपने पढ़ा होगा कि उइगर्स हैं, UIGHUR, उइगर। ठीक है, उइगर मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और दुनिया और बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को एक्यूज करते हैं कि चाइना यहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। मतलब दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। उनको अगर उन्होंने दाढ़ी रखी होती है तो उनको दाढ़ी खत्म कर दी जाती है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनको जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि द सिचुएशन ऑफ द चाइनीज उइगर्स इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एट ऑल। और चाइना जो है, क्योंकि वहां पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, चाइना का कोई मजहब नहीं है एज अ स्टेट, तो चाइना वहां पे मुसलमानों की बढ़ती आबादी और मुसलमानों की ग्रोथ के खिलाफ। ठीक है, जबकि इसके अंदर ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, चाइना जो है, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें, जो हमने पेपर के अंदर पर्सपेक्टिव देना है, वी कैन नॉट मेंशन कि चाइना जो है वो वहां पे पूरा ट्रीट कर रहा है, क्योंकि इट इज मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय द वेस्टर्न मीडिया, इट इज मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज कि चाइना जो है वो ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है, विच इज नॉट द केस हाउएवर। ठीक है, और हम लोग जो है, क्योंकि हमारी चाइना के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, हम तो वैसे ही नहीं कह सकते कि जी चाइना जो है वो वहां पे ये कर। एनीवेज, अब इतने गरीब प्रोविंस और यहाँ पे सीपेक भी कनेक्ट होता है इसके साथ। तो चाइना का मकसद क्या है? चाइना का ये मकसद है कि चाइना किसी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिम्युलेट कर सके इस सूबे के अंदर। और चाइना यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिम्युलेट करके क्या करना चाहता है, वो ये जो एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इसको खत्म करना चाहता है।
वो सोचता है कि अगर हम यहाँ पे ग्रोथ कर देंगे, यहाँ पे जो है वो लोगों के पास नौकरियां आ जाएंगी, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लोग जो हैं वो किसी किस्म के स्टेट के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। एंड इट आल्सो वांट्स टू कनेक्ट जिनजियांग टू गवादर, ठीक है, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट उनका टास्क है। तो ये जो है अंडरलाइंग मोटिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ चाइना, जो कि इतना बड़ा सीपेक का प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि उससे भी बड़ा बीआरआई का प्रोजेक्ट। अगली स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी डिबेट है जो कि सीपेक के साथ एसोसिएटेड है, और वो है कि जी क्या सीपेक का पाकिस्तान को कोई बेनिफिट है भी सही या नहीं। तो देयर आर अनटीन बेनिफिट्स ऑफ सीपेक टू पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हैं जो कि पाकिस्तानी लोग पूछते हैं विद रिगार्ड्स टू सीपेक। अब बेनिफिट्स जो हैं आप देख लें कि बेनिफिट्स इसके क्या हैं। बेनिफिट्स इसके वही हैं जो कि आपको नॉर्मली किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे, बेनिफिट्स इसके वही। अब देखो कि क्या होगा कि जब यहाँ पे एसईसीज बनेंगे तो पाकिस्तान वुड बिकम मोर इंडस्ट्रियली कंपेटिटिव। आपका जो इन्वेस्टमेंट गैप है, जो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए। आपका जो एनर्जी क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा। और हमने देखा कि जब चाइना ने कोल पावर्ड प्लांट्स लगाए हैं 2014 के बाद, उन्हीं की वजह से तो हमारा एनर्जी क्राइसिस बहुत बेहतर हुआ है। इवन दो कि इस गर्मियों में वी आर स्टिल फेसिंग अ ब्रूटल एनर्जी क्राइसिस, लेकिन फिर भी उससे पहले क्या हुआ था कि हम लोगों ने एनर्जी क्राइसिस को मिटिगेट कर दिया, और वो इसी वजह से ही पॉसिबल हुआ था जब चाइना के साथ हमने ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको इनिशिएट की। फिर इसके अलावा क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदे हैं, आपके स्किल डेवलपमेंट को फायदे हैं। जब चाइनीज लोग यहाँ पे काम करेंगे, चाइनीज टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, तो उससे क्या है, आपके पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिट्स होंगे, और आप एक ट्रांजिट इकोनॉमी बनेंगे। ट्रांजिट इकोनॉमी क्या होती है कि आपके मुल्क को इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे मुल्कों में चीजें भेजने के। गवादर जो है वो ट्रांजिट एरिया बन जाए। इसके अलावा आपके इंडस्ट्रियल एथिक्स बढ़ेंगे, और आपकी विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट होगी, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए होंगे इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए, और वहां पे खवातीन का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द क्रिटिकल व्यू ऑफ सीपेक। ठीक है जी, क्रिटिकल व्यू। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बिजनेसमैन जो है वो बड़े कंसर्न, इवन दो आप कभी ये सुनोगे नहीं कि भाई सीपेक जो है वो गलत है, या सीपेक जो है इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द कंट्री। बट आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से लेसर डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी है? लेसर डेवलप्ड इकोनॉमी पाकिस्तान, ठीक है। चीजें ज्यादा सस्ती कौन बना सकता है? पाकिस्तान बना सकता है या चाइना बना सकता है? डेफिनेटली चाइना बना सकता है। स्पेशलाइजेशन कौन बेहतर कर सकता है? डेफिनेटली चाइना बेहतर कर सकता है पाकिस्तान के हवाले से। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है? अल्टीमेटली ये हो सकता है कि जब चाइनीज इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर आके लोकेट हो जाए, तो हो सकता है कि जो चीजें हम पहले अच्छी बना रहे थे वही इंडस्ट्री चाइना वाले अच्छी बनाने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पाकिस्तान जो है इट माइट बी द अल्टीमेट लूजर। और इसका हमारे पास प्राइम एग्जांपल क्या है? इसका हमारे पास प्राइम एग्जांपल है 2007 का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 2007 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि जिसमें हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो 13 से 14 अरब डॉलर का है। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट करने को था ही नहीं चाइना को, और इंपोर्ट करने को हजारों प्रोडक्ट्स थे, तो क्या हुआ कि हमारी इंपोर्ट जो है वो चाइना से बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सपोर्ट हमारे पास थी नहीं। और ये आर्ग्यूमेंट सीपेक के साथ भी बहुत ज्यादा वैलिड है, ठीक है। आप जब सीपेक बना भी लेंगे, आप सब कुछ कर भी लेंगे, यू आर द लेसर डेवलप्ड इकोनॉमी। आप कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना भेजेंगे? आपकी क्या सारी डेवलपमेंट है, क्या आपकी जो है वो डिस्कशन हुई है, which products will be you be sending to China, ठीक है।
तो इसके अंदर ये जो है ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि व्हाट वुड वी बी एक्सपोर्टिंग टू चाइना, या ये ना हो कि चाइना हमसे फिर इतना ज्यादा गेन कर ले कि हमारे बिजनेसमैन ही लूज आउट कर। अब एक और बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि हमने पहले बात की थी जिनजियांग की डेवलपमेंट। अब अगर आप जिनजियांग के बारे में पढ़ें तो जिनजियांग टेक्निकली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला इलाका है, ठीक है। जिनजियांग के अंदर टेक्सटाइल है। अगर सीपेक की वजह से जिनजियांग डेवलप हो गया और जिनजियांग के अंदर सारी की सारी टेक्सटाइल सेक्टर डेवलप हो गया, तो भाई फिर आपकी टेक्सटाइल कौन खरीदेगा? आपकी तो नंबर 1 एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल है, ठीक है। और आपका जैसे आप फ्लड्स आए हुए हैं, आपका तो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल ही कम होता जा रहा है, आप तो वैसे ही बड़े अनकम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। तो अगर जिनजियांग भी डेवलप हो गया तो इसका तो ये मतलब है कि आपकी जो फर्दर एक्सपोर्ट है वो भी चली जानी है, ठीक है। तो आप उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हाउ आर यू टैकलिंग दिस, हाउ आर यू टैकलिंग चाइना ऑन दिस, ठीक है, जिसका हमारे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। अच्छा जी, अगली चीज आ जाती है इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स। अब देखो, $60 बिलियन में से तकरीबन 34 से 35 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लोन के ऊपर है, जिसपे चाइना ये कहता है कि हम पाकिस्तान को कंसेशनरी लोन्स देंगे। कंसेशनरी लोन्स का क्या मतलब है कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो बाकी दुनिया से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान बाकी लोन्स के ऊपर जो है वो 15% पे करता है, तो हम चाइना के लोन के ऊपर 3 से 4% पे करते हैं, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट पेमेंट और लोन्स जो है वो हमारी जो है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने ये बताया ही नहीं है कि कितना इंटरेस्ट है, ये कहां से पे होना है, ये किसने पे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर आप ये पे ना कर पाए तो तब क्या होना? वी हैव एब्सोल्युटली नो आंसर टू दिस। और ये कर्जा ही है, इवन दो इस कर्जे से आपके पास इंडस्ट्री लग रही ही है और आपकी डेवलपमेंट हो रही है, बट यू कैन स्टिल नॉट बी श्योर कि भाई ये कर्जा आपने कैसे पे किया। फिर एक और चीज क्या है, सीपेक का वेस्टर्न रूट कहां से गुजरता है? सीपेक का वेस्टर्न रूट जो है वो गुजरता है बलोचिस्तान से, ठीक है। अब बलोचिस्तान के अंदर क्या हो सकता है? बलोचिस्तान के अंदर आपकी अनप्लैन्ड माइग्रेशन हो सकती है, ठीक है। अब जो नॉन बलोचिस हैं वो हो सकता है कि बलोचिस्तान मूव कर जाए, और हो सकता है कि बलोचिस्तान के अंदर जो कि एक पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उल्टा और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वी माइट सी अनदर कॉन्फ्लिक्ट। और बहुत से बलोच जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुत ज्यादा जो है वो रिजर्वेशन शो की हैं with regards to Balochistan and with regards to the unplanned migration that CPEC will bring to Balochistan. तो ये जो है ये क्रिटिकल व्यू है बलूचिस्तान का, एंड एज सीएसएस स्टूडेंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सीपेक जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे मुल्क का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीपेक से हर चीज जो है वो हंकी डोरी हो जाएगी और सीपेक हर चीज को जो है वो बिल्कुल ठीक कर देगा। देयर इज अ क्रिटिकल व्यू जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए एसोसिएटेड। आगे करिएगा स्लाइड। अच्छा, अगली चीज आप मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री लगेगी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ेगा, ज्यादा ट्रक्स चलेंगे, ठीक है। आप क्लाइमेट चेंज से 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से हैं। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट? आप कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स लगा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर और CO2 के एमिशन कर रहे हैं। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट? ठीक है। फिर आपने जो SEZs लगा रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आप एक वाटर स्कार्स कंट्री भी हैं, हाउ विल यू बी एबल टू टैकल प्रोवाइडिंग वाटर टू दोज इंडस्ट्रीज? आप उनको कैसे प्रोवाइड करें? तो यार बहुत से सवालात हैं जो कि सीपेक के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ एक और फैक्टर जो सीपेक के साथ एसोसिएटेड है वो है डिस्क्लोजर का। आप ये बताएं कि हम में से किसी को कुछ नहीं पता कि सीपेक की फंडिंग कितनी आ चुकी है, क्योंकि चाइना जो है वो डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करता, और हम लोग जो है वो चाइना का इस मामले में ख्याल करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि डिस्क्लोजर कैसे है, कि कितने पैसे आ चुका है, कितना लग चुका है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ है, कौन सा नहीं है।
ठीक है, तो एक ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं, अमेरिका आपसे बहुत दफा अमेरिका ने ये सवाल पूछा था कि भाई एटलीस्ट टेल अस कि कितना लोन है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या रीपे हो गया, क्या नहीं हो गया, क्योंकि अमेरिका तो हमें एक्यूज करता है कि हमारी जो इकोनॉमिक मुश्किलात है वो चाइना की वजह से आ रही है, और चाइना हमें जो है वो इतना कर्जा देना चाहता है कि हम उसको रीपे ना कर सकें, और चाइना जो है वो हमारी किसी ना किसी मेजर इंस्टॉलेशन के ऊपर आके फिर जो है उसको टेक ओवर कर ले। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चंस है। इसके अलावा एक और चीज ये है कि जब सीपेक के बेनिफिट्स आपको आना शुरू होंगे, तो वो बेनिफिट्स आप लोग सूबों में कैसे बांटेंगे? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस? हाउ विल यू बी एबल टू काउंटर दैट शेयर? इसके अलावा क्या है? एक्सपोर्ट्स, टर्म्स ऑफ लोन्स, फिर क्या है जी? नौकरियां, क्या नौकरियों पे पाकिस्तानी होंगे या नौकरियों पे चाइनीज होंगे? पाकिस्तानी अगर होंगे तो कितने पाकिस्तानी होंगे? चाइनीज अगर होंगे तो कितने चाइनीज होंगे? तो ये सारे क्रिटिकल सवालात हैं जो कि सीपेक के साथ एसोसिएटेड हैं और जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों का सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है मलाका स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये तो जैन भाई बोर्ड पे लिख दीजिएगा, ये कल मैं आप लोगों से इंशाल्लाह पूछूंगा कि व्हाट इज द मलाका स्ट्रेट एंड व्हाट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कहां पे लोकेटेड है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज एरियाज। ठीक है, और क्यों इतना ज्यादा इनके बारे में डिस्कशन की जाए। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद एक सीपेक की वेबसाइट है, सीपेक की वेबसाइट पे जाएं और सीपेक की वेबसाइट पे जाके प्रोजेक्ट्स देखेंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, वो कंप्लीट उसकी लिस्ट बनाएं अपने पास कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं दे हैव बीन कंप्लीटेड एंड व्हिच प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड एज ऑफ नाउ। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें आप लोगों ने जो है ये बहुत जरूरी हैं और ये चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है। ठीक है, और ये जो बाकी है ये बहुत ही छोटी सी हमने एक चीज है, ये हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरी इस वक्त तबीयत जो है वो बिल्कुल डाउन है। ठीक है, और मैं लिटरली जल्दी आया हूँ आज, लेकिन फॉर द क्लास जो है मैं सोया हुआ था, मैं अलार्म लगा के जो है उठा हूँ उस पर। तो ये बाकी डिस्कशन जो है ये इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे, और हम फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के अंदर जाएंगे और फिर हम इसको जो है वो साउथ चाइना सी के साथ जो है वो भी लिंक करें। ठीक है, तो सीपेक की वेबसाइट खोलें घर जाते ही, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलाका स्ट्रेट, इसके अलावा और भी मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स जो है ये आपको पता होने चाहिए। स्पेशली मैप के ऊपर आपको इन दोनों की लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मुल्क इनके हमसाया हैं, कितना ट्रेड गुजरता है, कितना ज्यादा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आई विल टेक अ लीव नाउ एंड वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह, और कल फिर जो है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।